everybody. Wish you all a very happy new year and a happy Lohri. आज मैं बहुत दिनों के बाद फेसबुक पर लाइव हुई हूँ. This is my first live of 2022 with the hope that let's all start this year with positivity and hoping for good things for everybody. I'm going live today because I'm a gynecologist and I see pregnant patients every day. और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में और उसकी फैमिली के कंसर्न्स काफ़ी कॉमन होते हैं. सो आई थॉट कि क्यों ना आज मैं फेसबुक पर लाइव होकर उन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करूं जो ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट फीमेल और उसके फैमिली मेम्बर्स के होते हैं. आई एम श्योर ये वीडियो उन सब लेडीज़ और उनकी फैमिली मेम्बर्स को हेल्पफुल साबित होगा जो प्रेग्नेंट हैं. और आज जो जनरली जो सवाल प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को होते हैं वो न्यूट्रिशन को लेकर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, कितना एक्सर्ट करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी है, कितना खाना है, ट्रैवल सेफ है या नहीं, सेक्स करना सेफ है कि नहीं, ये सब कॉमन सवाल हर प्रेग्नेंट फीमेल के मन में आते हैं. और आज हम इन सारे सवालों को एक एक कर एड्रेस करेंगे. जहाँ तक डाइट का सवाल है, यूजुअली जैसे ही किसी को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो पहला सवाल ये आता है कि क्या मुझे ये खाना चाहिए, मुझे कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. तो आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल कंडीशन है. ये कोई बीमारी नहीं है जिसमें हमें कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने हैं या कोई स्पेशल रूल्स हैं कि ये चीज़ें, कोई लिस्ट है कि ये चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में खाना और ये अलाउड है. बेसिकली हमें जिस बात का ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज वी आर प्रेग्नेंट, बिकॉज अ न्यू लाइफ इज बीइंग नर्चर्ड इन योर बॉडी, हमें सिर्फ केयरफुल रहना है. केयरफुल इस चीज़ का रहना है कि रूटीन लाइफ में हम मोस्टली बॉदर नहीं करते कि हम जो खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, कैलोरीज कितनी हम ले रहे हैं. हमें जो स्वाद लगती है चीज़ वो खा लेते हैं. खाने का कई बार टाइम फिक्स नहीं होता है. कभी कभी हम लॉन्ग आवर्स बिना खाए निकाल देते हैं और जो अवेलेबल होता है वो खाकर अपना पेट भर लेते हैं. प्रेगनेंसी में हमें सिर्फ इतना पर्टिकुलर होना है कि हम समय से खाएं और हमारी जो डाइट हो वो बैलेंस्ड हो. एज सच देयर इज नथिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम कहेंगे कि ये खाना मना है. बट यस, हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी पूरे दिन की डाइट में वो सारी न्यूट्रिशन शामिल हो ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई कमी ना हो और हमारे अंदर पलते बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन मिल पाए. तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ता है कि अब तरह तरह की चीज़ों से हमें सारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हमें सब एक रिक्वायर्ड मात्रा में अपने अंदर डालने हैं. तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम फ्रीक्वेंट मील्स खाएं और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खाएं. यानी कि अगर हम आमतौर पे हमारे घर पे ये रूटीन है कि घर में 2 मेन मील्स होते हैं या 3 मेन मील्स होते हैं. जनरली हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ऐसा ही होता है कि ब्रेकफास्ट, फिर सीधा लंच एंड डिनर. और लंच में दाल सब्जी रोटी बनती है और डिनर में कई बार सिर्फ दाल और रोटी बनती है या सब्जी और रोटी बनती है. और ब्रेकफास्ट में हम परांठे खाते हैं. एंड मोस्टली स्पेशली पंजाबी डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट डोमिनेटेड होती है. और कई लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि वो चपाती ज़्यादा खाते हैं, दाल सब्जी कम खाते हैं, फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड नहीं होते. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक बैलेंस आउट कर खाना है ताकि हमें हर चीज़ हमारी बॉडी को मिले. तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है अपने पेशेंट्स को कि डिवाइड ईच मील
into two. Divide your breakfast into two halves. Divide your lunch into two halves, and dinner also into two halves. And spread your meals from into a 6 course meal of the day, जिसमें कि आपको रोटी, चावल, आलू, ये सब चीज़ें आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पूरा करें. दाल, सब्जी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलेड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ हमारी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए थोड़ा थोड़ा. तो इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट में हम दूध और ड्राई फ्रूट, फिर 11-12 बजे हम दलिया या बेसन का चीला, इस तरह से हम अपनी डाइट को स्प्रेड आउट करें, ताकि हम ये सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, सब कुछ हमारी डाइट में इंक्लूडेड हो. एज सच किसी भी चीज को खाना मना नहीं है, बट यस, ये मैं जरूर एडवाइस करती हूँ कि बाहर का स्ट्रीट फूड कम से कम खाएं, ताकि आपको कोई पेट की इन्फेक्शंस ना हो, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा दवाइयां लेनी पड़े या आपको कुछ सफर करना पड़े. दूसरी बात जो ध्यान में रखने की होती है कि प्रेग्नेंट होते ही फीमेल के गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट में चेंजेस आने लगती हैं. हमारा जो डाइजेशन पावर है वो पहले से चेंज हो जाता है. पहले अगर हम एक बार बैठकर पूरा खाना खा सकते हैं और हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती थी, तो प्रेगनेंसी में उतना ही खाना खाने पे हमें डिस्कम्फर्ट होती है. हमें डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग और भूख ना लगना और हर वक्त भरा भरे की फीलिंग रहना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी कम हो जाती है. सो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम एट अ टाइम कम खाएं, पर ज्यादा बार खाएं, और बाहर की चीजें ज्यादा ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एज इट इज हम हर तरह की दवाई नहीं दे सकते. और ऑलरेडी हम फीमेल जो है वो जीआई सिम्टम्स उसको हो रहे होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग. ऊपर से अगर हम किसी तरह की इन्फेक्शन अपने अंदर डाल लेंगे बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड खा के, तो हमारे को और ज्यादा तंगी होगी. और इनफ वाटर, इनफ लिक्विड्स पीना भी जरूरी है. लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, नारियल पानी, लस्सी, दूध. ये आमतौर पे फीमेल्स की कंप्लेंट होती है कि उन्हें दूध नहीं भाता. प्रेग्नेंट होते ही उनको दूध से एवर्जन हो जाती है, या दूध पीते ही वो अनकंफर्टेबल हो जाती है. दैट्स ओके. दूध पीना कोई कंपल्सरी नहीं है. अगर आपको दूध, वाइट मिल्क पीने में डिस्कम्फर्ट होती है या आपसे पिया नहीं जाता, तो आपके पास ऑप्शंस हैं. आप दूध को शेक के फॉर्म में ले सकते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक अगर गर्मी का मौसम है, या आप दलिये में खूब सारा दूध डाल के पी सकते हैं. आप कस्टर्ड खा सकते हैं. आप दही ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, पनीर ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं. सो मिल्क इन एनी फॉर्म विल गिव यू दैट न्यूट्रिटिव वैल्यू. सो इसीलिए फैमिली मेंबर्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डोंट फोर्स अ प्रेग्नेंट फीमेल टू ड्रिंक मिल्क एज इट इज. अगर उससे नहीं पिया जा रहा, तो आप दूध से बनी हुई चीजें उनको बना के दें, जिससे कि वो न्यूट्रिशन जो दूध ने देना है उनको मिल सके. दूसरा जो सवाल मोस्टली फीमेल्स को होता है कि कितनी एक्सर्शन अलाउड है. स्पेशली जब कोई फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो उसके लिए वो एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. उसके आसपास जो माहौल है, उसके घर के फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब उसको एक इस तरह से डील करने लगते हैं उसके साथ कि जैसे उसके अंदर कोई बहुत ही डेलिकेट चीज पनप रही है, और वो ज्यादा हिलेगी डुलेगी तो वो अंदर टूट जाएगी, या उसको अंदर कोई नुकसान हो जाएगा, या वो एकदम से बाहर आ जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपको नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन रखनी है अपनी प्रेगनेंसी में. इनफैक्ट आपको एक डेली एक्सरसाइज का शेड्यूल जरूर बनाना है. आपकी जो डेली वर्क रूटीन है, चाहे आप घर के काम करती हैं, चाहे आप यू आर गोइंग टू वर्क, उसके अलावा एक 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज रिजीम बनाना बहुत जरूरी है. क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स, इनमें भी चेंजेस आते हैं, और
हार्मोन्स की वजह से ये सॉफ्टन हो जाते हैं, और राइट पॉस्चर मेंटेन करना और थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है टू कीप आवर जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स इन गुड कंडीशन, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. सो जनरली मैंने देखा है कि ये लोग आमतौर पे पूछते हैं कि क्या ये सीढ़ियाँ चढ़ सकती है, क्या ये सीढ़ियाँ उतर सकती है. बिल्कुल, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है. आप अपनी किसी भी डेली एक्टिविटी को कर्ब ना करें, बट ऑफ कोर्स ध्यान रखें, यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि यू डोंट बिकम एक्सीडेंट प्रोन. एक्सीडेंट से बचना है, पर एक्टिविटी कर्ब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अनलेस आपके डॉक्टर ने आपको खास हिदायत दी है, जो कि कुछ केसेस में हम बोलते हैं, जैसे कि ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी में, तो डेफिनेटली हम एक्टिविटी कम करने को कहते हैं. कुछ पेशेंट्स जिनमें उनका प्लेसेंटा बिल्कुल लोअर साइड पे टच हो रहा है, ओपनिंग के बिल्कुल पास है, तो हम एक्टिविटी को कम करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं. या प्री टर्म लेबर की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, तो भी हम एक्टिविटी कम करने को कहते हैं. अगर आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल है, हेल्दी सब कुछ चल रहा है, तो आपको कोई भी एक्टिविटी कम करने की जरूरत नहीं है. यू मस्ट डू ऑल योर हाउस होल्ड वर्क, यू मस्ट गो टू वर्क. देयर इज नो नीड कि आप छुट्टी लेके घर पे बैठ जाएं. एंड उसके अलावा आपको अपनी स्पेसिफिक मसल्स रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. तीसरा जो सवाल आता है ट्रैवल का. आमतौर पे लोग सोचते हैं कि क्या ट्रैवल सेफ है कि नहीं. एज सच ट्रैवल आपकी प्रेगनेंसी को या आपको या आपके बेबी को कोई हार्म नहीं करेगा, बट यस, अननेसेसरी ट्रैवल हम इसलिए अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में द बॉडी ऑफ द फीमेल इज नॉट नॉर्मल. उसको नॉजिया, वॉमिटिंग होना, उसका दिल घबराना, और आए दिन अलग अलग फीलिंग होना, कभी खाने को कुछ नहीं भाता, कभी वॉमिट आ गई, कभी कहीं पेन है, कभी कुछ है. तो ऐसे में हम ट्रैवल करते हैं, हम कहीं अपने घर से बाहर होते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. इसलिए वी रेकमेंड कि travel to adventurous places where you are at risk of some accident, some mishaps, और वहाँ पे आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी ना मिल पाए टाइम पे, अगर कोई प्रॉब्लम आए, इस तरह के ट्रैवल को हम अवॉइड करना चाहेंगे. बट अदरवाइज ट्रैवल इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड. कार में बैठ के 2 घंटे 3 घंटे जाना कहीं, उससे आपकी प्रेगनेंसी को कोई हार्म नहीं होगा. जैसे मैंने कहा कि अनलेस आपके डॉक्टर ने किसी वजह से आपको मना किया है, अदरवाइज ट्रैवल इज कम्प्लीटली सेफ. आपको अपने डॉक्टर से कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करवा के लेकर जानी चाहिए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आपको वहाँ आए, अगर आप अपने घर से दूर हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और सेफली ट्रैवल करें. और यू मस्ट नो कि अगर आप जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां अगर आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़े, तो आप किस डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे. दीज सेफ्टी मेजर्स यू शुड टेक इफ यू आर प्लानिंग ट्रैवल इन प्रेगनेंसी. चौथा जो एक मोस्ट कॉमन सवाल है, वो होता है कि कैन हस्बैंड एंड वाइफ हैव सेक्स इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट. दैट ऑल्सो डेफिनेटली sex per se doesn't cause harm to your baby. If the wife is comfortable enough, sex is perfectly safe. If wife को, आपके फीमेल पार्टनर को, प्रेग्नेंट फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो रही है, then you have to adjust within yourself. But from our side, from medical point of view, sex is completely safe. But yes, you have to do protected intercourse so that you are not transferring infections to the female. आपको हाइजीन का और इन्फेक्शंस का ध्यान रखना है. बेटर है अगर आप कॉन्डम यूज करें, बिकॉज कॉन्डम इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शंस. बिकॉज अगर किसी तरह की इन्फेक्शन फीमेल में इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो दैट कैन कॉज प्री टर्म लेबर. सो इन्फेक्शंस का ध्यान रखते हुए, हाइजीन का ध्यान रखते हुए, कॉन्डम्स का यूज कर आप सेफ तरीके से सेक्स भी कर सकते हैं.
और जो एक कॉमन सवाल आता है कि जो कि लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में यूजुअली फीमेल्स को होता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। मैं अपने पेशेंट्स को जनरली इस सवाल का आंसर यही देती हूँ कि अगर आपका पहले कभी सिजेरियन नहीं हुआ तो वी हैव टू थिंक दैट यू विल अंडरगो अ नॉर्मल डिलीवरी ओनली। देर आर ओनली वेरी फ्यू इंडिकेशंस, देर आर ओनली वेरी फ्यू सिचुएशंस जहां हम पहले से कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हमें नहीं करनी है बिकॉज वो अनसेफ है। वो कुछ कंडीशंस क्या होती हैं, अगर बेबी हमारा उल्टा हो तो हमें लास्ट तक, जब हम डिलीवरी डेट के बहुत पास पहुंच गए हैं, उन सब चीजों का भी हम तभी पता कर सकते हैं। 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ में ये बताना कि किसी की डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ प्रीवियस सिजेरियन केस। अगर पहले कोई सिजेरियन नहीं हुआ है तो हम एंड तक हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हर फीमेल को यही मानकर चलना है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। सिजेरियन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में किया जाता है, या कुछ इलेक्टिव इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एंड में आकर भी बेबी उल्टा ही रहे, यानी कि वो पैरों के बल है, सिर के बल नहीं है, उसमें आजकल हम नॉर्मल डिलीवरी रेकमेंड नहीं करते। इसलिए नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट देर इज अ स्लाइट रिस्क ऑफ 5 to 7% कि जब उल्टा बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो रहा होता है तो उसकी सारी बॉडी आ जाती है और सिर अटक जाता है। और आजकल जब लोगों के बच्चा होना इतना मुश्किल हो रहा है, 1 या 2 ही बच्चे सबके होते हैं, तो कोई ये 5 to 7% रिस्क भी लेना नहीं चाहता, ना डॉक्टर और ना ही पेशेंट खुद। सो इसलिए कई बार ऐसे केसेस को इलेक्टिवली हम सिजेरियन से टर्मिनेट कर देते हैं, या फिर जो हमारा प्लेसेंटा है, फीमेल का प्लेसेंटा है, वो एंड तक, मतलब 9th मंथ के मिड तक अगर हम उसको चेक करते हैं और वो बिल्कुल यूट्रस की ओपनिंग तक आ रहा हो, तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलते ही ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो माँ और बच्चे के लिए बहुत जानलेवा हो सकती है। इन 2 इंडिकेशंस के अलावा कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसमें हम दर्दें शुरू होने से पहले बता पाए या डिक्लेयर कर दें कि आपका तो सिजेरियन ही होगा। ये 2 इंडिकेशंस, या पहले अगर आपका सिजेरियन हुआ है, इन 3 सिनेरियोज के अलावा कभी भी ना पूछें डॉक्टर से कि मेरा नॉर्मल होगा कि सिजेरियन, क्योंकि इस सवाल का कोई लॉजिक ही नहीं है। सिजेरियन सिर्फ एक इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तब सामने आती है जब फीमेल को पेन्स लगे होते हैं, लेबर चल रहा होता है, और कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें कि बच्चे को कोई रिस्क है, बच्चे की धड़कन कम होना, उसने पॉटी कर देना, उसकी मतलब उसका डिसेंट ना हो पाना, इस तरह की सिचुएशंस कोई क्रिएट हो जाए कि नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी में बेबी को कोई ट्रॉमा होने का रिस्क है, किसी तरह का एस्फिक्सिया होने का रिस्क है, तो इमीडिएटली फिर सिजेरियन का डिसीजन लिया जाता है। इसलिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। सिजेरियन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन देकर नॉर्मल डिलीवरी कराना नॉट वर्थ इट। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर and trust the doctor's decision and don't take stress. Safe delivery is more important. Normal is always normal, but nowadays अगर बच्चे के लिए सिजेरियन भी होता है तो that is also good enough, because हम बच्चे को कोई ट्रॉमा देके as such नॉर्मल डिलीवरी के कोई इतने एडवांटेज नहीं है कि हम उस एडवांटेज को लेने के लिए बेबी को कोई रिस्क में डाल दें। दूसरी एक चीज जो जनरली विमेन 9th मंथ में पूछती हैं, जैसे कि 9th मंथ शुरू होता है, ये सवाल आने लगता है कि मेरी डिलीवरी कब होगी। बेसिकली ये हमारे घरों में एक नोशन बना हुआ है कि नवा शुरू होते ही
डिलीवरी हो जानी चाहिए या हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। बट आजकल बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ गए हैं, बहुत कम परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हैं जो 9th मंथ के शुरू में ही जिनकी डिलीवरी हो जाती है। मोस्टली 9th का एंड आ ही जाता है जब तक नेचुरली डिलीवरी की सारी चेंजेस आनी शुरू होती है। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 9th मंथ का एक एक दिन फीमेल पे बहुत भारी पड़ रहा होता है, कब होगी कब होगी। एवरी विजिट द फीमेल कम्स विद द एक्सपेक्टेशन कि शायद आज हो जाए। और वो एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि उसको अपने आसपास ये चीज सुनने को मिलती है, कब होगी तेरी डिलीवरी, कब होगी तेरी डिलीवरी। सो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी लास्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक जरूर वेट करें, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक पेन्स का ना शुरू होना या कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। कई बार आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से एक दिन पहले या डिलीवरी वाली डेट पे ही लेबर स्टार्ट होता है। सो अगर 2 वीक्स पहले, 3 वीक्स पहले या 10 दिन पहले डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, तो उसमें सैड ना हो और पैनिक ना करें और ये ना सोचें कि कुछ अबनॉर्मल है। आजकल काफी पेशेंट्स में डिलीवरी डेट के बहुत नजदीक जाकर ही मोस्टली ऐसी चेंजेस नेचुरली आती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। सो आज की वीडियो में मैं इतने ही पॉइंट्स डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये कुछ वेरी वेरी बेसिक सवाल जो हर किसी के मन में आते हैं, एंड आई एम श्योर मैंने उनको सेटिस्फैक्टरली आंसर किया और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आसपास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस, उनके एप्रीहेंशंस आंसर हो। अगर आप लोग हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और हमारे साथ फॉलो अप करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। मेरा स्टाफ आपको कांटेक्ट करेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, और आपको एज एंड व्हेन जानकारी मिलती रहेगी। मैं और मेरा स्टाफ, हमारी यही कोशिश है कि हम अपने साथ जुड़े प्रेग्नेंट पेशेंट की पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी को एक कंफर्टेबल, स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस बनाएं, उसको हर तरह की सपोर्ट दें, इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी आवर्स में उसके लिए अवेलेबल रहे, और डिलीवरी का एक्सपीरियंस उसके लिए कंफर्टेबल, हाइजीनिक और एक रिस्पेक्टेबली प्राइवेट एनवायरनमेंट में उसकी डिलीवरी हो। ये सब चीजें तो हम अपने हर पेशेंट के लिए करते हैं। हमारे सेंटर पे कुछ एडिशनल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं जो एट एडिशनल कॉस्ट्स हैं। अगर कोई भी पेशेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड है और उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, तो वो मेरे स्टाफ के साथ कांटेक्ट करके हॉस्पिटल में जब आए तो उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। और क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि मोगा में भी मैं अपने पेशेंट्स को वो फैसिलिटी दे सकूं कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बने। जो फैसिलिटीज़ बॉम्बे, दिल्ली में लोग अवेल कर रहे हैं, वो वैसी सब चीज़ें मैं अपने एरिया के लोगों को भी दे सकूं। और इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और मेरा स्टाफ आपको हेल्प करेगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हर रोज़ 10 to 2 मॉर्निंग में ओपीडी में मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होती हूँ। Anybody who wants to come visit and register with us is free to come on any day of the week from Monday to Saturday. That's all for now today, and I hope ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होगा। और हमारे नेक्स्ट लाइव की जानकारी हम जल्द ही डालेंगे, एंड होप कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को स्प्रेड करके अगली लाइव में हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ सके।
थैंक यू वेरी मच।